Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Being Accountant, and the topic for today's video is Basics of GST and its Accounting. पहले वाली सेल और परचेज़ वाली जो वीडियो थी, मैंने उसमें आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग जीएसटी पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने हैं, इंडिया के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, एट्सेट्रा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जीएसटी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स एक तरीके का कंपलसरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है सोसाइटी के कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो एक तो ये है कि इट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट, इट इज़ चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। इंडिया के अंदर दो तरह के टैक्सेस लगते हैं, वन इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि पर्सन के ऊपर लगता है, उसकी इनकम और वेल्थ के ऊपर लगता है और उसका बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स इट इज़ लेविड ऑन सप्लाई, इट इज़ लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी हम लोग जो टैक्स का जो टैक्स का जो एक्सपेंस है वो बर्डन उसका शिफ्ट करके अल्टीमेट कंज्यूमर पर ले आते हैं। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं। देर इज़ नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, देर इज़ अ परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, it has a narrower tax base. Indirect tax in it burden is shifted to the ultimate consumer. There is no perception of direct pinch. It is regressive in nature and it has a wider tax base. नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का मतलब होता है कि टैक्स जिस पे एप्लीकेबल हो रहा है जिस पर्सन पे, वही पर्सन गवर्नमेंट को पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि चार्ज तो हम लोग कस्टमर से करते हैं बट उसकी जो लाइबिलिटी गवर्नमेंट को जमा करने की होती है वो थर्ड पर्सन की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ तो आपने देखा होगा कि जो रेस्टोरेंट का बिल आता है उसमें जीएसटी अलग से चार्ज होता है, बट क्या मैं गवर्नमेंट को जाता हूँ और गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली मैं जाके गवर्नमेंट को तो पे नहीं करता ना। वो जो टैक्सेस का पार्ट है वो रेस्टोरेंट के ओनर की लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को टाइम पे जमा कराना। देर इज़ अ परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। डायरेक्ट पिंच का मतलब होता है कि जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है, तो बहुत सारे केसेस में तो कस्टमर को पता ही नहीं होता कि वो टैक्स भी पे कर रहा है, क्योंकि अलग से कहीं पे शो नहीं हो रखा दैट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिस्किट का पैकेट लेने जाता हूँ तो नो डाउट उस पर टैक्स लग रहा है, बट कितना टैक्स लग रहा है वो एमआरपी पर शो नहीं करते हैं, तो पर्सन को, कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसने टैक्स भी पे करा है। इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो जितना ज़्यादा इनकम कमाएगा वो उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करेगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। इट मीन्स चाहे एक पर्सन अमीर है चाहे एक पर्सन गरीब है उसको सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मैं रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने जाऊँगा तो उस पर अगर 100 रुपीज़ टैक्स लग रहा है, तो अब चाहे एक पर्सन आए जिसकी 1 करोड़ रुपए इनकम है वो भी 100 रुपीज़ का टैक्स पे करेगा, और एक पर्सन आए जिसकी सिर्फ 10,000 पर मंथ की इनकम है वो भी 100 रुपीज़ ही टैक्स पे करेगा। इट हैज़ अ नैरोवर टैक्स बेस एंड इट हैज़ अ वाइडर टैक्स बेस। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ उन लोगों पे एप्लीकेबल होता है जो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो मेरे को इनकम टैक्स देना है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख है ही नहीं, तो डायरेक्ट टैक्स इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट टैक्स कम ही लोग पे करते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स तो हर तरह के गुड्स पे एप्लीकेबल है। मैंने डेफिनेशन में बताया दैट इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इनडायरेक्ट टैक्स नोइंगली अननोइंगली बहुत सारे लोग, इन मोस्ट केसेस सभी लोग पे कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है? हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, हमें ब्रिजेस की फैसिलिटीज़ मिली हुई है, तो इन सब ये फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए नो डाउट गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। तो टैक्सेस क्या है जो जनरल पब्लिक टैक्स पे करती है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का पार्ट बनता है। उसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल डिफेंस की, स्कूल्स वगैरह, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटीज़, रोड्स बना के देना, और ट्रेन्स वगैरह चलाना, उनका मेंटेनेंस, इन सब के लिए गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए। तो गवर्नमेंट फंड्स कहाँ से कलेक्ट करती है? लोगों पे टैक्सेस लगा के। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ दैट टैक्स इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में रहने का जो खर्चा है दैट इज़ अ टैक्स।
अब सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि टैक्स इज़ अ कंपलसरी पेमेंट। अब कंपलसरी पेमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती आके आप पे टैक्स लगा देगी। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं से पावर चाहिए होती है। इंडिया के अंदर जो सुप्रीम लॉ ऑफ बुक ऑफ लॉ है, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर अगर कोई भी लॉ बनाना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही उस एक्ट लॉ को फॉर्म करना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल 265 है जो कि ये बोलता है दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि अगर कोई पर्सन इन गवर्नमेंट के केस में अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो जनरल पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करे तो उनको लॉ पास करना होगा। इंडिया के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो लॉ बनाए तो सबसे पहले एक बिल फॉर्म होता है। बिल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मैं घर बनाने चाहता हूँ तो मैं घर बनाने से पहले एक उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनवाता हूँ आर्किटेक्चर से, जो घर कैसा दिखेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे बिल के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि लॉ कैसा बनेगा। बिल बनने के बाद उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होता है। लोकसभा और राज्यसभा हमारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। जब वो वहाँ से पास हो जाते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन हो जाता है, तो दैट बिल बिकम्स एन एक्ट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज़ जीएसटी, जो हमारी वीडियो का ही टॉपिक है। तो जीएसटी क्या है? इट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ अ टैक्स which is levied on the supply of goods and services except alcoholic liquor for human consumption, second petroleum crude, third diesel, fourth petrol and fifth ATF and sixth is natural gas। ये वाले जो आइटम्स है मैंने आपको पिछली जो वीडियो डाली थी सेल या परचेज वाली, उसमें भी एक्सप्लेन किया था। जीएसटी इज़ मेड एप्लीकेबल इंडिया इन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी वॉज मेड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 7 जुलाई या आई थिंक 8 जुलाई से। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी, जीएसटी हमारा 3 पार्ट में आया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी जो लगता है वो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है सेम स्टेट डिफरेंट स्टेट, यानी सेलर और परचेज़र की जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक दिल्ली में और सेकंड यूपी में। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो लगता है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है सेम स्टेट, यानी सप्लायर और परचेज़र की जो स्टेट्स हैं वो सेम है। फॉर एग्जांपल दोनों ही दिल्ली से डील कर रहे हैं। अब सेट ऑफ के बारे में देखते हैं। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी हमारे आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। इनपुट जीएसटी क्या होता है? जो टैक्स मैं परचेज के टाइम पे पे कर आया, दैट इज़ नोन एज इनपुट जीएसटी एंड इट इज़ ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस। आउटपुट जीएसटी होता है जो सामान में परचेज करके लाया मैं उसको अल्टीमेटली सेल करूँगा। जब मैं सेल करूँगा तो कस्टमर से जो टैक्स चार्ज करूँगा, दैट इज़ नोन एज आउटपुट जीएसटी एंड इट इज़ ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये एक एसेट इसलिए ट्रीट होता है क्योंकि मैं इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करा लूँगा। और आउटपुट जीएसटी एक लाइबिलिटी है क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट को अल्टीमेटली पे कर देनी है। इनपुट सीजीएसटी जो होता है, पहले मैं एक बार तीनों चीज़ दिखा देता हूँ ताकि क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। जब हम इनपुट को आउटपुट से सेट ऑफ कराते हैं तो सबसे पहले सेम हेड के अंदर सेट ऑफ होता है। यानी अगर इनपुट सीजीएसटी है तो पहले वो आउटपुट सीजीएसटी होगा, अगर इनपुट एसजीएसटी है तो वो पहले आउटपुट एसजीएसटी होगा, और इनपुट आईजीएसटी है तो वो पहले आउटपुट आईजीएसटी होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है हर केस में वो आईजीएसटी से जाएगा, और आईजीएसटी के केस में पहले सीजीएसटी से जाएगा और उसके बाद एसजीएसटी से जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन लाइव करके दिखाऊंगा, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये जो है ना, पहले आउटपुट सीजीएसटी फिर आउटपुट आईजीएसटी, ये वाला जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, हमें इसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर ही सेट ऑफ कराना होता है। इसकी जर्नल एंट्री होती है सेट ऑफ की, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी। अगर मैं फर्स्ट वाली इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और यहाँ पे हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। एग्जाम्पल लेते हैं। चार्टर्ड एडवाइजरी सर्विसेज हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेज इन द जीएसटी अकाउंट, शो सेट ऑफ जीएसटी इन प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर एंड डिटरमाइन द नेट अमाउंट पेबल। ये इनके बैलेंसेज हैं पर्टिकुलर हेड के अंदर। इनपुट सीजीएसटी 2 लाख है, आउट इनपुट एसजीएसटी 2 लाख है, इनपुट आईजीएसटी 525,
आउटपुट CGST 3 लाख, आउटपुट SGST भी 3 लाख है और आउटपुट IGST 4 लाख है। क्वेश्चन इसका इस वाली मैं दिखाता हूँ कि हम लोग सेट ऑफ कैसे कराते हैं। सबसे पहले मैं इनपुट GST के कॉलम में अमाउंट्स डाल दूंगा। मेरे पास इनपुट CGST 2 लाख, इनपुट SGST भी 2 लाख था और मेरे पास IGST 5,25,000 था। उसके बाद मैंने बताया था कि सेम हेड में सेट ऑफ होगा, तो पहले CGST को मैं CGST से सेट ऑफ करूँगा। तो मैं 2 लाख को से पहले 3 लाख माइनस करूँगा, यानी मेरा इनपुट CGST 2 लाख था और आउटपुट CGST 3 लाख था। यानी मैं 2 लाख रुपए ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, अब मेरे को 3 लाख पे करने हैं। तो मैं अगर 2 लाख पे कर चुका हूँ और 3 लाख मेरे को पे करने हैं, तो नेट में ये बोल सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए पे करने हैं। तो 2 लाख में से जब 3 लाख गए तो मेरे पास माइनस 1 लाख का बैलेंस आया। अगर इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स करने के बाद अगर बैलेंस नेगेटिव फिगर में आता है तो वो पेबल अमाउंट होता है। लेकिन अभी हमारे पास फर्दर सेट ऑफ्स भी अवेलेबल हैं। तो अभी IGST का बैलेंस मेरे पास 1,25,000 बचा है। मैंने आपको बताया था पहले CGST से जाता है, उसके बाद IGST से जाता है। तो 1 लाख का बैलेंस मैं पूरा सेट ऑफ कर सकता हूँ। अब इसमें IGST का बैलेंस SGST से तो पहले CGST से हो गया और अब बैलेंस मैंने ये वाला 1 लाख इससे माइनस हो गया, ये वाला 1 लाख इससे माइनस हुआ है IGST से। बैलेंस बचेगा CGST में नील, SGST में 1 लाख माइनस अभी भी है क्योंकि SGST मेरा अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ है। सबसे पहले IGST को हम लोग IGST से करते हैं, फिर CGST से, और जो बैलेंस बचेगा उसको SGST से करेंगे। अब मेरे पास जो बैलेंस IGST में पड़ा हुआ है दैट इज़ ओनली 25,000। इसका मतलब ये है कि पहले मैंने IGST जो 5,25,000 था उसको मैंने उसके विद इन सेम एट 4 लाख से सेट ऑफ करा, जो बैलेंस बचा 1,25,000। फिर मेरे पास CGST का बैलेंस 1 लाख था तो मैंने 1 लाख वहाँ पे माइनस कर दिया और नेक्स्ट में अब मेरे पास 25,000 बचा है, तो IGST को जो बैलेंस है वो मैं SGST से माइनस कर दूंगा। तो CGST में मेरा 0 क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे 25,000 आ जाएगा और मेरे पास यहाँ पे 25,000 आ गया, यहाँ पे 25,000 माइनस हो जाएगा। ये इसी के लिए माइनस करा है। तो बैलेंस जो बचेगा मेरे पास CGST तो मेरा ख़त्म हो गया, तो देयर से 0 और SGST मेरे 1 लाख मेरे को पे करना है, बट 25,000 मैंने IGST से पे कर दिया। तो ये जो 75,000 आया मेरे को सिर्फ ये टैक्स पे करना है, मेरा IGST भी 0 हो गया। तो नेट मेरे को पे कितना करना है, 75,000 ही पे करा जाएगा, वो भी SGST अकाउंट में। आगे चलते हैं, जर्नल एंट्रीज और ट्रांजैक्शन ऑन विच GST इज़ पेड, यानी इनपुट GST की बात करते हैं। सिर्फ देख लेते हैं ट्रांजैक्शन को। अगर परचेजेज हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। इनपुट GST मेरा टैक्स एक तरीके का एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट इस होता है, इसीलिए डेबिट कराए। अगर इंट्रा स्टेट परचेज है तो CGST SGST दोनों लगते हैं। अगर इंटर स्टेट परचेज है तो एक टैक्स लगता है IGST। अगर मैंने एसेट खरीदा है तो एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्सेस अकाउंट डेबिट। और मैंने एक्सपेंसेस पे करे हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्सेस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट और इंट्रा स्टेट परचेज में जो क्रेडिट पार्ट है उसमें 2 क्रेडिटर्स 2 कैश 2 बैंक क्यों लिखा है, इसका मतलब बताता हूँ। अगर क्रेडिट एंट्री है, मतलब सामान अगर मैंने उधारी में ख़रीदा है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, कैश से पे करा है तो कैश, बैंक से पे करा है तो बैंक। जर्नल एंट्रीज देखते हैं ऑन विच GST इज़ चार्ज। अगर सेल्स करी है मैंने तो डेटर्स, कैश या बैंक, एज द केस में भी। अगर क्रेडिट सेल है तो डेटर्स आ जाएगा, कैश से पे करा है तो कैश आ जाएगा, बैंक से पे करा है तो बैंक आ जाएगा। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ये इंटर स्टेट के पार्ट में दोनों टैक्सेस लग रहे हैं, और अगर इंटर स्टेट सेल होता तो सिर्फ एक लगता, आउटपुट IGST अकाउंट। कमीशन इनकम अगर मेरे को रिसीव हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, एज द केस में भी। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं।